नमस्कार दोस्तों, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभव भी हाजिर है किरदार ज़िंदगी को लेकर। थोड़ी देरी ज़रूर हुई है अपनों से मिलने में, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कहते हैं ना कि रुकावट के लिए खेद है। थोड़ा-सा नेटवर्क, थोड़ी-सी बारिश, थोड़ा-सा मौसम, वो सब बाधा उत्पन्न कर रहा था मुझे आप तक पहुँचने में। लेकिन आखिरकार हम पहुँच ही गए। किरदार ज़िंदगी के 154वें पायदान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और आज एक ख़ास शख्सियत को आप सभी से रूबरू कराने लेकर आई। आप सोचेंगे आज ऐसा क्या है? आज वैभवी किससे मिलवाने आई? आज एक ऐसी महिला से मिलवाने आई हूँ जिन्होंने मैं स्त्री हूँ, सुनो ना मैं स्त्री हूँ इस कविता के माध्यम से रिकॉर्ड बनाया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। एक महिला के ऊपर उन्होंने कितनी रचनाएं रच दी हैं, तो खास हुई ना, उनसे मिलवाने आई हूँ। आप बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से आती हैं, खुर्जा जगह का नाम है। और विश्व कीर्तिमान स्थापित इनकी जो रचना है, सुनो ना मैं स्त्री हूँ, बहुत खूबसूरत है। आप भी सुने। मैं भी स्त्री हूँ, आप भी स्त्री हैं। बहुत सारे डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, वो भी स्त्री हैं, तो ज़रूर हम सुनेंगे, आनंद लेंगे। अगर मैं इनका परिचय दूँ, बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएँ हैं जहाँ इनकी कविताओं का लोकार्पण हुआ है, कविताओं को प्रकाशित किया गया है। बहुत सारे अखबार में इनकी कविताएँ प्रकाशित हुई हैं और कई साक्षात्कार हुए हैं इनके। इनकी एक उपन्यास है, राग दरबारी, उस उपन्यास की समीक्षा भी हुई है, बहुत सुंदर उपन्यास है। मुझे लगता है कि जिस शख्सियत की मैं बात कर रही हूँ, उनका नाम भी लेना ज़रूरी है। जी हाँ, रुद्राणी पूनम शर्मा जी से आज मुलाकात कराऊँगी। एक महिला जो देखने में बड़ी सीधी-सादी लगती है, सरल लगती है, सहज लगती है, लेकिन उसके कीर्तिमान हैं, विश्व कीर्तिमान। तो आइए एक ऐसी महिला से आज रूबरू होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति को ही किरदार ज़िंदगी में जगह दें। तो ज़मीन से जुड़ी हुई एक महिला आपके समक्ष उपस्थित है। आइए उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। पूनम जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। विश्व कीर्तिमान के लिए आपको बहुत-बहुत बधाई और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए आपका साधुवाद। पहले तो आपको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इस शो में आमंत्रित किया आपने, इसके लिए दिल से धन्यवाद आपका। और आपकी बधाइयों का भी हृदय से स्वागत है, हृदय से स्वागत है आपका। देखिए, आपकी बिटिया भी आ गई हमारे साथ और उनका भी बहुत-बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे कि आपकी तरह ही ओजस्वी आपकी बिटिया बने। कार्यक्रम की जब भी हम शुरुआत करते हैं पूनम जी, तो हम परिवार के बारे में बात करते हैं। अभी हमने एक बच्ची को देखा स्क्रीन पे। मैं चाहूँगी कि आप अपने परिवार के बारे में, माता-पिता, भाई-बहन और अभी प्रेज़ेंट में उनके बारे में बात करें, क्योंकि हमारी धारणा है और हम मानते भी हैं इस बात को कि परिवार से बड़ा कुछ नहीं है दुनिया में। और परिवार वो धुरी है जिसके इर्द-गिर्द जीवन भर हम घूमते रहते हैं। और परिवार का सहयोग मिलता है तभी हम जीवन में कुछ कर पाते हैं। तो मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप परिवार के बारे में कुछ बताएँ। स्वागत। मेरे परिवार में सब हैं। मेरी माँ है, पिता हैं, भाई हैं, भाभी हैं, और ये भाई की बेटी थी जो अभी आई थी मेरे पास में। तो और मेरा एक बेटा है, मैं सिंगल पेरेंट हूँ। अपने परिवार का मैं खुद से ध्यान रखती हूँ, अपने बेटे को मैं आगे बढ़ा रही हूँ और साथ में शिक्षा का कार्य करती हूँ मैं, और लेखन का भी कर रही हूँ। तो मैं एज ए व्यवसाय से शिक्षिका हूँ। परिवार का हमेशा से मुझ पर बहुत सपोर्ट रहा है। मेरी माँ मेरे साथ हमेशा खड़ी रही। ये कहते हैं ना, एक स्तंभ की तरह उन्होंने मुझे हमेशा से आ, वो सहारा दिया है जिसकी मुझे जब आवश्यकता रही है। तो उनका मेरे ऊपर एक अलग से प्यार रहा है इस चीज के लिए। तो जीवन को लड़ते आगे बढ़ते किस तरह से जीना है, उनका हमेशा से मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा है। तो ये सब उन्हीं के मार्गदर्शन में हो पा रहा है, मैं जो आगे इतना कर पा रही हूँ या जितना भी बढ़ पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय मेरी माँ को जाता है, और मैंने अपनी पहली पुस्तक को भी अपनी माँ को ही समर्पित किया है।
सुनो ना मैं स्त्री हूँ। हाँ, इस बारे में भी हम ज़रूर चर्चा करेंगे, सुनो ना मैं स्त्री हूँ, क्योंकि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना कोई भी आसान काम नहीं होता, बहुत मेहनत होती है और वो सारे कंटेंट पूरे करने होते हैं तब जाके वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताएँ कि प्रोफ़ेशनली आप टीचर हैं, आप शिक्षिका हैं, आप पढ़ाती हैं बच्चों को, जो लेखन की क्रिया आपके अंदर उत्पन्न हुई, वो कब से हुई? कब से लिखना शुरू किया आपने? और मैंने देखा है आपका उपन्यास भी है, साथ में आप कविताएँ भी लिखती हैं, तो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो गद्य और पद्य को लेकर चलना इतना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। तो कब से आपने लिखना शुरू किया? मैंने लगभग मुझे लिखते हुए शायद 1 से डेढ़ वर्ष हुआ है अभी लिखने में। मैं थोड़ा अभी नई हूँ इस चीज़ में। और उपन्यास जो राग दरबारी है वो श्रीलाल शुक्ल जी का है। मैंने उसकी समीक्षा की थी मनहर पत्रिका में, जो मेरा उसमें लेख प्रकाशित हुआ था। वो उपन्यास मेरा नहीं है, वो श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। बहुत अच्छा उपन्यास है, पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगता है उसे पढ़ना। मेरा पढ़ा हुआ था तो उसमें इस क्राइटेरिया में आया था, अगर किसी ने पढ़ा है तो आप उसमें दीजिए। तो मैंने उसमें अपनी समीक्षा दी थी और वो मेरी समीक्षा उसमें प्रकाशित हुई थी। और मेरा जो लेखन शुरू हुआ लगभग 1.5 साल हुआ है। पहले से मैंने फर्स्ट टाइम जब लिखा था तो शायद मैं ग्रेजुएशन में थी। फर्स्ट टाइम जब मैंने कोई कविता लिखी थी, जो मेरी वहाँ की स्कूल कॉलेज की जो पत्रिका होती है, वार्षिक पत्रिका, उसमें मेरी प्रकाशित हुई थी। बट उस समय घर पर भी इस चीज को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज हम लोगों में वो सामने रखने की वो क्षमता नहीं थी, या फिर कह लो खुद को हम छिपाते थे। तो वो मेरा उस समय शौक दब गया कहीं। फिर उसके बाद जब परिस्थितियां कुछ ऐसी नहीं और विचार मन में ऐसे आते रहे, तो जिस दिन मैंने फर्स्ट कविता लिखी वो मैंने अपनी दीदी की बेटी के ऊपर लिखी थी। वो भी मतलब उससे मेरा एक अलग लगाव है। एक माँ की अनुभूति जो होती है वो फर्स्ट टाइम मुझे उसी के साथ महसूस हुई। अ, तो उसके ऊपर मैंने सबसे पहली कविता लिखी थी, और वो रात के लगभग 2 बजे लिखी थी। मैं सो नहीं पा रही थी उसको लिखे बिना। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं इसे नहीं लिखूंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी। और वहां से मेरा लेखन कार्य आगे बढ़ना शुरू हुआ। फिर ऐसा हुआ कि विचारों का आना एक मेला जैसा हो गया, और रोज कुछ ना कुछ मैं अपना कागज पे लिखना शुरू कर दिया। तो वो मेरी एक यात्रा है, लगभग 1.5 साल से मैं इस क्षेत्र में हूँ, लिख रही हूँ। बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार होते हैं। जैसे कि मैंने आपका परिचय दिया था कि आपने उपन्यास लिखा है, वो सिर्फ़ एक बात थी, ये ऐसा नहीं था कि कुछ गलत मैंने बोल दिया और आपने उसको सुधारा, इसका मतलब है कि आप कितनी ईमानदार हैं। आप कहने को कह भी सकती थी कि ये मेरी उपन्यास है, किसको पता है? जो पढ़ेगा उसी को पता होगा। तो ये एक ईमानदारी वाली बात है और कभी-कभी हम इस तरह की कोशिश गलतियां कर देते होती हैं। हैं, कभी कभी-कभी हो कोशिश जाता कर है। देते हैं इस तरह से, हम कुछ गलत बोल देते हैं ताकि सामने वाला उसे सुधारे और ऐसा सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि अ, देख पाएँ कि आप कितने ईमानदार हैं और बहुत अच्छा लगा आपने उसको सुधारा। अ, बिटिया पर आपने जो रचना लिखी, चलिए आपका लगाव है उनके साथ, लेकिन अगर मैं सीधे-सीधे उस विश्व कीर्तिमान की बात करूँ, सुनो ना मैं स्त्री हूँ, कितनी रचनाएँ हैं? कैसे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बना और क्या-क्या आपने लिखा? हमारे दर्शकों को बताइए कुछ। सुनो ना मैं स्त्री हूँ, ये है वो किताब जो मेरी अभी प्रकाशित हुई है। इसका विमोचन 10 जुलाई को ही नोएडा में हुआ है। अभी कुछ ही दिन हुए हैं इसको प्रकाशित हुए। दिखाइए, किताब हमारे दर्शकों को दिखाइए। ये है वो किताब है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये पीछे मेरा परिचय लिखा हुआ है इसमें। और इसमें अलग अलग भिन्न भिन्न, या तो कह लो नारी के ही भिन्न 100 गुणों को मैंने इसमें लिखा है, या फिर ये कह सकते हो 100 नारियों को मैंने इसमें लिखा है। तो मैंने इसमें कोशिश करी है सब कुछ नारी के ऊपर समाहित करने की। और वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये पहली पोइटिक बुक है जो 100 छंदों में अलग अलग 100 पर्सोनास को दर्शा रही है। उसके लिए मुझे इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है।
तो जब आपके पास ये खबर आई कि आपकी रचनाओं को वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला, तो परिवार की और आपकी कैसी रही प्रतिक्रिया? कैसा फ़ील हो रहा था? लग रहा था कि वो पता नहीं ये क्या हो गया, है ना? हाँ, बस वही वाली फीलिंग थी। मतलब इसकी मैंने कल्पना नहीं करी थी कि मेरी बुक उसके लिए सेलेक्ट हो पाएगी। बट परिवार का ये था कि अगर तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, तो मेहनत आगे दिखाई देती है उस चीज़ के लिए, जब तुम बेटर कर रहे हो। और मतलब वो लोग खुश थे, पर कहीं न कहीं मेरी खुशी को उस तरीके से सँभाल रहे थे कि एक्साइटमेंट इतना ना हो कि तुम उस चीज़ में मतलब ज़्यादा आगे बह जाओ। तो कह रहे थे, "नहीं, अभी और अभी आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर रुकना नहीं है अभी तुमको। ऐसे ही मेहनत आगे करनी है और आगे बढ़ते रहना है।" तो उन लोगों का सपोर्ट यही था। और साथ में जब मेरी बुक का विमोचन हुआ, मेरी माँ मेरे साथ में थी, तो वो एक ऐतिहासिक पल था कि वो मुझे ब्रॉच लगा रही थी वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेरे हाथ में, मेरे को मुझे मेडल पहनाना, मुझे ट्रॉफी थमाना, वो माँ के द्वारा कराया गया था, मुझे सम्मानित किया कराया गया था। तो वो उस समय भावुक थी और उनके साथ मैं भी भावुक थी। तो वो जो पल होते हैं, वो याद में हमेशा समाहित रहते हैं, उनको हम कभी विलय नहीं कर सकते, उनको हम कभी नहीं भूल सकते। आपके लिए एक प्रश्न आया है, डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी पूछ रही हैं कि क्या आपके परिवार में और कोई लेखक है या सिर्फ़ आप हैं? नहीं, नहीं, मैं ही लेखक हूँ, मेरे परिवार में कोई लेखक नहीं है। मैं अपने दादा की तरफ से या ननिहाल की तरफ से पहली पीढ़ी हूँ, मतलब पहली लड़की हूँ जो मैं कुछ लिख रही हूँ और कुछ आगे बढ़ रही हूँ इस क्षेत्र में। अदरवाइज़ मेरे यहाँ पर कोई भी नहीं है। मेरी माँ इस चीज़ के लिए भी बोलती हैं कि चलो, इस क्षेत्र में हमारी तरफ से कोई नहीं था, इस क्षेत्र में भी तुमने आगे कदम बढ़ाया। मेरी माँ भी वर्किंग वूमेन है, वो उसमें है, हेल्थ विभाग में है। तो वो कहती थी हम लोगों में कोई ना कोई कहीं ना कहीं सब निकला हुआ है, बट शिक्षा के विभाग में, मतलब साहित्य के विभाग में कोई नहीं था। तुम पहली हो जो साहित्य के विभाग में जा रही हो। ये तो बहुत अच्छी बात है और परिवार का जब सहयोग मिलता है और माता-पिता का आशीर्वाद मिलता है, तब लगता है जैसे दुनिया मुट्ठी में है। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुनील शर्मा सागर जी हमसे जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। डॉक्टर तनेजा आपको अपना आशीर्वाद दे रही हैं, उन्होंने लिखा हमारा आशीर्वाद है आपके लिए, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। संजय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं गुज़ारिश करती हूँ आप सब ज़रूर कार्यक्रम को शेयर करते रहें, क्योंकि एक स्त्री जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तक पहुंची है, आज हमारे कार्यक्रम का हिस्सा है और यकीन मानिए हमेशा हम ज़मीन से जुड़े हुए लोगों को तलाशते रहते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके पूनम जी। क्या कुछ कविताएँ आप हमें सुना सकती हैं उस किताब से जिस किताब को पुरस्कृत किया गया है? जी बिल्कुल। मैं पहले कुछ वही जो 100 मेरे जो छंद हैं जिनके ऊपर उन चीजों को लिया गया है, मैं उसमें से कुछ सुनाती हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ। सुनो ना, मैं स्त्री हूँ, सृजन मेरे गर्भ पलता है, शरीर में बसी आत्म के जैसे। मेरी मौजूदगी पुआल झोंपड़ी को सुंदर घर बनाती है। मैं रद्दी और गत्तों से बेजार दीवारों में भी शब्द बुनती हूँ। मैं कबाड़ से बगीचे को गुनगुनाना सिखाती हूँ। सुनो ना, मैं स्त्री हूँ। मैं बसी हूँ घर के हर कोने में, शरीर में ऑक्सीजन जैसी। मेरी मौजूदगी घर को जीवंत बनाती है। आईने की बिंदी, द्वार पर स्वास्तिक, बंधनवार, सोहनी, सांझ की दियाबाती, सभी मेरे अस्तित्व का दर्पण और दर्शन दिखाती हैं। सुनो ना, मैं स्त्री हूँ। मैं तो यूं तो मैं पर्याय हूँ, धरा प्रकृति का मेरा लक्ष्य नभ की उड़ान। बंधी हूँ जिम्मेदारियों की सांकल से, स्वतंत्र विचार और श्रृंगार। मैं ढूंढ लेती हूँ वजह उड़ने की, आसमां छू लेने की। बाज से मिली विरासत, बर्बाद होके भी पहचान बनाती हूँ अपनी। सुनो ना, मैं स्त्री हूँ। सुनो ना, मैं स्त्री हूँ। मैं माँ, मैं ममता, रस भाव भरी रसिकता, श्रृंगार संग विनाश, विनय संग रोष, त्याग संग हवस भी है, संयम संग आतुरता, कुत्सित संग सतीत्व भी बसता है मुझ में बसा है नग रिश्तों का, तृप्त अतृप्त भावनाओं की किस्तों सा। सुनो ना, मैं स्त्री हूँ। बहुत सुंदर और बेहतरीन कविता। और जिस तरह से स्त्री की चर्चा की आपने, एक बात, एक पंक्ति थी कि आईने की बिंदी।
तो क्या वाक़ई हर स्त्री अपनी बिंदी आईने में लगा देती है या कहीं दरवाजे की ओट पे लगा देती है? क्या ये सबके घर में होता है या सिर्फ़ मैं करती हूँ ऐसा? नहीं, कॉमन होता है, हम लोगों में भी आदत होती है। अभी भी हमारे घर पे देखोगे तो आईने पे वो चिपकी हुई मिलेगी, और मुझे लगता है 99.9% ये होता है लेडीज के साथ में। एक्चुअली होता क्या है कि वो बिंदी उसे याद दिलाती है कि मैं कहीं बाहर श्रृंगार करके जा रही हूँ, तो मुझे उसे फिर से लगाना भी है। ये आईना कहीं ना कहीं मेरी मौजूदगी का असर दिखाता है, मुझे बताता है कि मैं इस घर में हूँ, मैं जीवित हूँ, और मुझे ये हमेशा मेरी मौजूदगी का आभास कराता रहता है। मैं हूँ ना भी हूँ, मैं अनुपस्थित भी हूँ, तो भी जब लोग उस आईने को देखते हैं तो उस बिंदी से मेरी उपस्थिति का आभास पाते हैं कि हाँ वो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आईने की बिंदी लगाना ये नॉर्मल चीज है, तो साधारण सभी लोग करते हैं। आपको बधाई दी जा रही है। हमारे पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा बहुत बहुत सागर धन्यवाद। जी पुरस्कृत होने के लिए आपको बधाई दे रहे हैं। और जी एक बहुत और बहुत बधाई आई धन्यवाद। है, शानदार सृजन, मैं स्त्री हूँ, सुनो ना मैं स्त्री हूँ, वाकई बहुत सुंदर है। आ, और भी हम रचनाएं आपकी सुनेंगे, आपकी जो यात्रा है उस यात्रा पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपके बचपन की ओर चलना चाहते हैं, और पूनम जी आप अपने बचपन के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि उपलब्धियों के बारे में तो हम चर्चा जरूर करेंगे और आगे भी आपकी आपके भविष्य की योजना के बारे में हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। लेकिन अगर एक बच्चे के बचपन की बात हम करें, क्योंकि आप कितने भी बड़े हो जाओ, आप बहुत सारे आपको सम्मान मिल जाए, आपकी उम्र हो जाए, लेकिन बचपन कभी भूलता नहीं। कोई भी जो जीवन की यात्रा होती है वो जल्दी से कभी हो जाता है, कुछ चीजें हम भूल जाते हैं, लेकिन बचपन कभी नहीं भूलते। बचपन की वो सारी शरारतें याद आती हैं, सारी अटखेलियां याद आती हैं। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपका बचपन कैसा रहा? मेरा बचपन बहुत शरारती वाला था, नॉर्मली सभी का होता है, लेकिन मैं कुछ ज्यादा ही शरारती थी। माँ बहुत परेशान होती थी मेरी शरारतों से। पूरे मतलब हम जो बचपन में गांव में रहते थे, शहर में हमारा आना बाद में हुआ, क्योंकि एजुकेशन का साधन नहीं था गांव में। सिर्फ वहां पर हमारी प्राइमरी शिक्षा ही हो पाई। तो मम्मा को फिर हमारा शहर में आके बसना मजबूरी था उनका, वरना उन्हें हमारे पिता को गांव का जो वातावरण था, वहां का वो सब चीजें वो बहुत पसंद थी। पर रहा ऐसा कि मम्मा की जॉब भी शहर में थी, फिर हम लोगों को वहां पे छोड़ पाना थोड़ा मुश्किल था उनके लिए, तो हम लोगों ने फिर शिक्षा की व्यवस्था की वजह से भी हमने गांव छोड़ा। बट गांव में जब तक हम रहे, मैंने प्राइमरी शिक्षा फिफ्थ तक की मैंने गांव में ही ग्रहण की है अपने। और वो गांव आज भी याद आता है, वहां पर मेरी शरारतें आज भी गांव के लोग याद करते हैं। दोपहर के समय लोग सोते थे और हम जानवरों के जो बच्चे होते थे उनको खोल दिया करते थे, इसलिए कि ये सोचते थे कि मालिक दूध निकालते हैं और इनको पेट नहीं भरने देते हैं, और हम इनको दूध पिलाते थे। तो हम उनको सबको खोल देते थे, और बाद में हम पे डांट पड़ती थी, और घर में ये सोच कर आना ही होता था कि आज कोई ना कोई तैयारी होगी, फिर से आज फिर से मम्मा की पिटाई लगनी ही लगनी है। खेतों में जाना, पेड़ों पर चढ़ना, ये सब मतलब मेरी आदत में शामिल था। और इस कदर शामिल था कि मम्मा को पता था कि हाँ अगर वो होगी तो कहीं ना कहीं शैतानियां कर रही होगी, शाम तक जब वो लौट कर आएगी उसकी शैतानियों के चिट्ठे मेरे पास आ जाएंगे। तो मेरा बचपन बहुत खुशनुमा बीता है, मैंने उसे बहुत अच्छे से दिल से जिया है। हमारे बच्चे उतना नहीं जी पा रहे हैं। मुझे उनको देखकर लगता है कि उन्होंने फोन ने और इन सब चीजों ने उनको कहीं ना कहीं जकड़ लिया है। मैं फिर भी कोशिश करती हूँ उसे भी वो चीजें देने की, पर फिर भी वो मेरी तरह नहीं जी पा रहा है, अभी भी वो ये पेड़ तो पर चढ़। पूनम जी, ये तो वही बात हो गई कि यशोदा जी के पास कान्हा जी की जो पूरी फेहरिस्त आती थी शिकायतों की, कान्हा जी ने वही ये मेरा किया था। वो किया, वो अभी वही चीजें मेरी नजर के सामने आ रही थी जब आप कह रहे थे कि पेड़ों पे चढ़ना, और शाम को शिकायतों की लिस्ट आती थी कि ये किया आज। तो वाकई आपने कहा कि आपके बेटे को या हमारे बच्चों को वो चीज नहीं मिल रही, वो जिंदगी नहीं मिल रही जो हमने जी है। तो वो परिवेश है, वो वातावरण है, वो समय है। कल आपके और हमारे समय में हम बेधड़क घर से बाहर खेला करते थे, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी नहीं है। आज बच्चों की सेफ्टी की बात होती है, उनकी सुरक्षा की बात बस होती है, यही है। बहुत सारी चीजें हैं जो बदल गई हैं, तो शायद इसी वजह से बच्चे अंदर रह गए। लेकिन चलिए, जो कंचे खेलना और गिल्ली डंडा खेलना, ये सब चीजें हमेशा याद आती हैं।
जी। कोई हम ऐसा सब ने वो वाक़या है सब जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहती हैं अपने बचपन की? वाक्य तो बहुत सारे हैं, पर एक बताना चाहूँगी। आज हमारे गाँव में एक प्रधान है लड़का, उसका नाम सुमित है, जो इस समय प्रधान बना हुआ है। अभी मम्मा कुछ दिन पहले गाँव गई थी, तो उसने मम्मा से पूछा था कि पूनम कैसी हैं? मतलब वो जानता था, एक्चुअली मेरी शैतानियों की वज़ह से जानता था, हमने कुछ उसके साथ ऐसा किया था। तो मम्मा ने बताया हाँ, अब वो ठीक है। फिर मम्मा ने मुझे आके बताया कि सुमित ऐसे-ऐसे है। तो मैं मम्मा कौन सुमित? मुझे अब नाम नहीं याद उसका। तो बोले कि वही सुमित जिसके तुमने कभी वो 2 का नोट फाड़ा था और उससे बोला था जब 2 बंडल मिलेंगे तुझे, अब 2 बंडल लेकर आ। हुआ क्या, गाँव में मम्मा हमारा संडे को बाल धोती थी। बाल धोने के बाद शाम को तेल की चंपी करके टाइट-टाइट 2 चोटियाँ बना देती थी। बाल काफ़ी लंबे थे हमारे। जब मम्मा ने तेल की चंपी करी तो हमें नींद आने लगी। हमने बोला मम्मा चोटियाँ बाद में बनाना, हम पहले सो जाते हैं। तो मम्मी बोली नहीं, तुम सोओगी तो है नहीं, तुम पता चला कहीं घूमने निकल गई, बाल ऐसे ही रहेंगे, फिर मुझे टाइम नहीं मिलता, मुझे और भी काम होते हैं, तुम चोटियाँ बनवा लो। और वो मम्मा इतनी टाइट चोटियाँ बनाती थी, फिर वो सर इधर से उधर करने में आफत होती थी। क्योंकि उनको सुबह-सुबह हम स्कूल जाते थे तो उतना समय नहीं होता था दोनों बहनों की चोटियाँ कर पाएँ। तो वो सुबह को बस ऐसे ही बालों में करे और चिमटी लगाई और ऐसे ही स्कूल भेज देती थी। अब वो इतनी टाइट चोटियों के बाद मूड खराब हो गया हमारा कि अब नींद तो आने वाली नहीं है। हम बाहर बैठे हुए थे, वो निकल के जा रहा था। हम उसको रोक कर बोले कहाँ जा रहा है भाई? तो बोला कि दीदी वो लेने जा रहा हूँ, बीड़ी लेने पापा ने मंगाई है। और उसके हाथ में 2 का नोट था, हमने उसको फाड़ा, उसके हाथ में दिया, मतलब वो जो गुस्सा था वो उधर निकाला और हम बोले अब जाओ, 2 मिलेंगे इसके। वो भी इतना बुद्धू था, वो चला गया। और वहां पर जो दुकान वाले थे उन्होंने उसको अच्छे से झाड़ दिया। अच्छा, हमें तो पता था कि शाम को तैयारी हो चुकी है, हम काम ऐसा कर रहे हैं कि शाम को हमारी डांट लगनी ही लगनी है। तो ऐसा था हमारा वाकया और शाम को हमारी जो आगे फजीहत हुई है वो अच्छी वाली हुई थी। तो हम बहुत शरारती थे बचपन में, तो बेइंतहा शरारती थे। आप दोबारा आप सुमित से मिलने गई कि नहीं? कभी मिलना-जुलना हुआ? नहीं, 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 अब मेरा मिलना नहीं हुआ उससे। चलिए उसको अभी तक याद है मेरी वो शरारत। मुझे लगता है कि वो आप गाँव के प्रधान हैं तो और आप शिक्षिका हैं, कवित्री हैं, ज़रूर आपको मिलना चाहिए। पुराने गिले-शिकवे दूर होने चाहिए और जो दोस्ती है वो नए सिरे से चलनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपको एक बार मिलना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है देखिए पुराने ज़माने के जो मित्र होते हैं, बचपन के जो मित्र होते हैं, वो बड़े होते-होते जो गाँव के होते हैं जो एक साथ पले-बड़े होते हैं, वो सब बिछड़ जाते हैं। तो मुझे लगता है आपका सौभाग्य है कि एक बंदा तो आपके नज़दीक है, अदरवाइज़ हमने तो अपने पुराने सारे दोस्तों को खो दिया है, कहीं मिलते नहीं हैं। कुछ मिले हैं फ़ेसबुक के माध्यम से लेकिन ज़्यादातर नहीं है। ख़ैर शरारतों की बात तो हो गई और शरारत करने में तो आप नंबर 1 हैं, इसमें कोई शक नहीं। नंबर 1 थीं, तो क्या जो थीं वो अभी भी हैं? नहीं, अब कहीं न कहीं वो मैच्योरिटी आ गई है कि हाँ, स्वभाव परिस्थितियाँ बदल देती हैं इंसान को और ज़िम्मेदारियों में वो चीज़ें कहीं न कहीं विलय हो जाती हैं। हाँ, पर वो बचपना बच्चों को देखकर कहीं न कहीं जग जाता है, जब मैं और बच्चों को देखती हूँ, तो वो चीज़ें मुझे अपनी सारी याद में सब होती है वो सब, पर अब वो शरारतें नहीं हो पाती। आपके स्कूल में जब आप पढ़ाने जाती हैं, बच्चों के साथ कैसा है आपका रिश्ता? मेरे बच्चों के साथ में एज़ ए फ्रेंड वाला बिहेवियर चलता है। वो मुझसे आके अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। मैं इतना दायरा उनके साथ में खुला रखती हूँ कि मेरा मानना ये है कि हम जो अध्यापक हैं, उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए बैठे हुए हैं। पढ़ना हर बच्चा जानता है, किताब पढ़ना सब बच्चे जानते हैं। अगर हम उनकी समस्याओं को सुलझा नहीं पाएँगे, हम उनकी परेशानियों को नहीं समझ पाएँगे, तो वो किस और से कहने जाएँगे? शायद किसी से नहीं कह पाएँगे। तो मेरा दायरा इतना ओपन होता है कि मैं अगर कुछ समझा रही हूँ, उसमें उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझसे 8 से 10 बार आकर भी पूछे तो मैं उसे फ्रस्ट्रेट होके कभी रिप्लाई नहीं करती। मैं उसे उस उतनी ही प्यार से, उतनी ही विनम्रता से स्वीकार करती हूँ, जितना वो फर्स्ट टाइम में पहले पूछने आया होगा मुझसे। तो मेरा दायरा वैसे ही रहता है। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने और शिक्षक और जो विद्यार्थी होते हैं उनका रिश्ता बहुत ही अलग होता है, बहुत नाज़ुक भी होता है, कई बार हमें चीज़ें सँभालनी होती हैं
और आपसे बात करके लग रहा है कि जो शरारतीपन आपका बचपन में था, थोड़ा तो अभी भी आपके जीवन में है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है आपसे बात करके। तो बच्चे खुश ही रहते होंगे आपके साथ। हमारे साथ पंकज कुमार खरे जी जुड़ गए हैं, अभिनंदन है आपका। आशीष जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है आप सभी का। स्वागत, अभिनंदन है। आप सब हमारे साथ यूँ ही बने रहें, जुड़े रहें। आप सब हमारे लिए संबल हैं। कार्यक्रम को शेयर करते रहें। पूनम जी, क्या कुछ और कविताएँ सुनेंगे हम? बिल्कुल। सुनाइए, स्वागत है। स्त्री पर ही लिखी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि रिश्तों में हम फँस जाते हैं और खुद को अनदेखा महसूस करने लगते हैं। तो उसी के लिए मैंने कुछ लाइन लिखी हैं। मैं तुझ पे खुद को थोपना नहीं चाहती, बेल हूँ पर तुम्हें बांधना नहीं चाहती। सीख ही जाऊंगी हुनर तेरे बिन जीने का, गिड़गिड़ाकर तेरा वक्त नहीं चाहती। वादा था तेरा हर पल साथ होने का, तू भूला ये याद दिलाना नहीं चाहती। प्रेम बात है स्वयं में दिल की अमीरी सी, मैं प्रेम में आम सी बात होना नहीं चाहती। तू किताब है मेरे लिए रामायण गीता सा, तेरे हर हर्फ हर शब्द पे सजदा चाहती हूँ। कोशिशें थी मनन कर खुद में जज्ब करने की, मैं तुम्हें तुमसे चुरा आत्मसात करना चाहती हूँ। कभी मीरा कभी रुद्राणी कहा था मुझको, मैं बन मीरा कृष्ण में होना चाहती हूँ। मैं सरिता हूँ तेरी प्यास में बहती अधूरी सी, मैं मीठी सरिता से अब खार होना चाहती हूँ। बहुत सुंदर कविता, बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल सही कहा आपने। हमेशा मीठा बनने का मन नहीं होता। हम स्त्री हैं और हमेशा हमसे बहुत सारी उम्मीदें की जाती हैं और हमें हमेशा ये दूसरों की अपेक्षाएँ होती हैं कि हम हमेशा अच्छा करें, हम हमेशा अच्छा सोचें। तो आपने जो कहा कि मैं मीठी सरिता से खार बनना चाहती हूँ, कितनी सुंदर बात, हर स्त्री के मन की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी-कभी हम भी ऊब जाते हैं इस बनावटी ज़िंदगी से कि हमें हमेशा अच्छा बोलना है, अच्छा सोचना है, कुछ हमें अपने मन का भी तो करने दो। तो बहुत सुंदर रचना आपकी। जी। कुछ और सुनेंगे क्या? हम तो पूनम जी हम बहुत लालची हैं। हम आपकी रचनाएँ सुनते रहेंगे, आप थोड़ी सुनाते रहिए। अब साउंड प्रॉब्लम हो रही है शायद, नहीं, आपकी आपकी आवाज आवाज़ थोड़ी आ कट रही रही है, है। आपकी आवाज़ आ रही है। आ रही है आपकी आवाज़। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं सुनाती हूँ आपको। जी। किताब को मैंने अपने से तुलना की है, उसके ऊपर मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। होती तुम कुछ मेरे जैसी, स्त्री तुम पूनम के जैसी, तुमको पूरा पढ़ना मुश्किल, पढ़ अर्थ समझना मुश्किल। शब्द एक पर अर्थ कई हैं, मन के जैसे भाव कई हैं। कभी सरल हम ए आ ई ई से, और कभी हम बीज गणित से। कुछ हमको कविता सा पढ़ते, और किसी को दर्शन दिखते। कुछ भूल सब रात गुजारे हम में, लिखे गीत और रीते हम में। कुछ हम में बदनाम शायरी, हाथ शराब में खानों सी। हम हैं दीवानी मीरा रानी मीरा सी, और कभी भक्ति तुलसी सी। हम कबीर सी राह दिखाते, ओशो के जैसे ध्यान बताते। कभी मूल्य होता अमूल्य, और कभी रद्दी से बिकते। सुंदर कवर हो तो घूरे जाते, सादा से अनदेखे हो जाते। कभी ताप के लिए जलाते, और कभी तपिश में जल जाते। शोभनीय कभी बनाते घर को, और बुढ़ापे बदले घर जाते। पोती तुम कुछ मेरे जैसी, स्त्री तुम पूनम के जैसी। क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। और पुष्कर गुप्तेश्वर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत है। और सुरेंद्र शर्मा जी लिख रहे हैं कि आप अच्छा अच्छा लिखती हैं, तो ये भी चलिए बड़ी उपलब्धि और लोगों को अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया, इसे जारी रखें ऐसा डॉक्टर तनेजा कह रही हैं। और हमारे साथ डॉक्टर रामकरण साहू सज्जल जी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। किरदार ज़िंदगी हर बुधवार को हम लेकर आते हैं। हर बुधवार को आपका इंतज़ार रहेगा और आप मेरा इंतज़ार कीजिए क्योंकि हर बार एक नए किरदार से मिलवाते हैं। शाम 7 बजे, याद रहेगा ना?
तो चलिए पूनम जी से आगे बातचीत करते हैं। पूनम जी, भविष्य की क्या योजनाएँ हैं? क्या करना चाहती हैं? वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन ही गया, आगे क्या गिनीज़ बुक में जाना चाहती हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, अगर मौका मिलता है तो मेरी बिल्कुल इस चीज़ के लिए मतलब यात्रा रहेगी कि मैं उस यात्रा पर चल पाऊँ और उसको जो मैंने सोचा है मैं उस स्वप्न को पूरा कर पाऊँ। वैसे मेरा इरादा अपनी रचनाओं में और ज़्यादा मतलब निखार लाकर आगे बढ़ने का ही है और कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना इकट्ठा कर पाऊँ या जितना दे पाऊँ, इकट्ठा मतलब ज्ञान इकट्ठा करके, अर्जन करके मैं जितना निकाल पाऊँ, जितना लोगों के सामने रख पाऊँ, तो वही मेरी कोशिश रहेगी सब तक पहुँचाने की खुद को, खुद के भावों को। क्योंकि ये कहते हैं कि इंसान चला जाता है, किताबें रह जाती हैं। उसके शब्द ब्रह्मांड में हमेशा गूंजते हैं। तो मैं अपने शब्द यहाँ पर छोड़कर जाना चाहती हूँ, ताकि लोग मुझे मेरे शब्दों से जान पाएँ। मैं रहूँ ना रहूँ, लोग मुझे पढ़ पाएँ और याद करें हाँ, कोई पूनम थी। जैसे हम आज दिनकर को याद करते हैं, जैसे हम आज निराला को याद करते हैं, जैसे हम महादेवी को याद करते हैं, तो मेरी दिली इच्छा है कोई मुझे भी याद करे, मुझे भी पढ़े और कहे कि हाँ, ये उन्होंने लिखा है। तो बस उसी के योगदान में लगी हुई हूँ, ताकि मैं अपना को बिल्कुल, पीछे छोड़ बिल्कुल। सकूँ। हमारी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ। वो कहते हैं ना कि एक पूनम थी, तो लोग आपको इस तरह याद करें, आपकी लेखनी को याद करें, बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि जो शिक्षक हैं या फिर आप लेखक हो, तो जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए आप क्या तैयार करना चाहती हैं? क्योंकि आप दिलों में तभी राज कर पाएँगी, दिलों में तभी आप हमेशा ज़िंदा रहेंगी जब आप समाज को कुछ देकर जाएँगी। किताबें तो हैं, लेकिन साथ में उन पीढ़ियों के लिए आप क्या करना चाहती हैं? आपके दिल में क्या है? हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। मैं लोगों के सामने एज़ ए मोटिवेशनल बनना चाहती हूँ। मतलब मैं उनके लिए सिर्फ़ ये नहीं कि वो रोएँ-धोएँ उसी चीज़ की कविताएँ पढ़ें या मैं जो कहानियाँ मैंने अब कहानियाँ भी लिखना शुरू किया है, उसमें मेरी हमेशा यही है कि मेरी जो कहानी पढ़ें, तो वो कहानी पढ़कर उनके अंदर वो ऊर्जा शामिल हो कि वो अपने बचपन से या जो समय उन्होंने अच्छा गुज़ारा है, उससे सीख लें। ना कि वो जो समय वो गलत गुज़ार रहे हैं या वो जो क्षण जो वो दुःख के गुज़ार रहे हैं, क्योंकि दुःख का जो समय होता है, वो हमेशा नहीं रहता है। साल का होगा, 2 साल का होगा, 3 साल का होगा, कहीं न कहीं हर चीज़ का एक टाइम घट जाता है और फिर कहीं न कहीं सुख आता ही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि दुःख को देखकर घबराएँ नहीं, सुख के क्षणों की आशा करें और अपने कर्मों को अच्छा रखें। तो मेरी बस उन लोगों से यही प्रार्थना रहती है। साथ में मेरा शिक्षण कार्य चल ही रहा है, तो मैं जितने बच्चों को मैं कुछ बच्चों को फ्री शिक्षा भी देती हूँ, घर पे मेरे ट्यूशन पढ़ने आते हैं बच्चे, मैं कुछ बच्चों को फ्री भी पढ़ाती हूँ। तो सभी से मैं फीस नहीं लेती क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शायद कैपेबल नहीं होते हैं, तो इस कारण उनके बच्चे रुक ना जाएँ पढ़ाई से। तो जितना मुझसे हो पाता है मैं उस चीज़ को भी योगदान करने की कोशिश करती हूँ। और आगे मेरी एक इच्छा भी है कि मैं एक छोटा-सा जब मैं इस कैपेबल हो जाऊँ तो एक विद्यालय ऐसा खोलूँ जिसमें मैं उनको बिल्कुल निःशुल्क रहना, खाना और उनको शिक्षित कर पाऊँ। ताकि जो बच्चे झुग्गड़-झोंपड़ियों में रहते हैं, तो उनको एक अच्छा वातावरण मिल पाए, माहौल मिल पाए। जब भी मैं कैपेबल इस बात की हो पाऊँगी तो मैं उनके लिए ये प्रयास ज़रूर करूँगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे विचार हैं। ईश्वर आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण करे, ऐसा सुरेंद्र शर्मा सागर जी लिख रहे हैं। आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। प्रदीप गौतम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिनंदन है इस आपका। चीज़ पर मैं एक और कविता जी, इस चीज़ पर मैं एक कविता कहना चाहूँगी। जी, मुझे लगता है स्वागत आप है। लोगों के साथ में। सुन स्वागत, असंभव स्वागत। कुछ नहीं, सुन असंभव कुछ नहीं, उठ लक्ष्य अब साध अपना, चोगा चुनौतियों का पहन, फिर निकल पथ कर वहन, तू करे विस्तार नभ का, निर्माण पथ तू भू से नभ का, निर्माण पथ तू भू से नभ का, तू उड़े ऊंचा गगन से, हो चाह बैठे ज चंद्र पे, सीमित नहीं अस्तित्व तेरा, चैतन्य बन तज भू परिधि घेरा, तुझमें भरा अंतरिक्ष सारा, और तू बस दिल से हारा, है तुझ में सारी वो क्षमता, जहां असंभव पल न टिकता, हर हार में कर जीत निश्चित, सुन नहीं कुछ भी अनिश्चित। बहुत सुंदर, बहुत बिल्कुल प्रेरित करती हुई आपकी रचना। और प्रदीप जी लिख रहे हैं कि आपके संघर्षों में विजय मिले। और प्रदीप जी, विशेष आभार पूनम जी से मिलवाने के लिए।
कुछ ऐसे लोग होते हैं पूनम जी हमारी ज़िंदगी में जो आपको अच्छे-अच्छे लोगों से मिलवाते हैं। प्रदीप जी उन्हीं लोगों में से एक हैं और कुकी ओम प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे बड़े भाई जैसे हैं और नमस्कार करती हूँ और अ, किरदार ज़िंदगी का हिस्सा रह चुके हैं। कमाल के व्यक्तित्व हैं आप और लिखते हैं कि सदैव आगे बढ़ो। बहुत-बहुत अभिनंदन। साधना शर्मा जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। कार्यक्रम से हमेशा इसी प्रकार जुड़े रहें और अपना प्यार देते रहें। पूनम जी कुछ भी इतना आसान नहीं होता। आपने कहा शुरू में कि आप सिंगल पेरेंट हैं। बहुत मुश्किल होता है एक बच्चे को पालना और चलिए परिवार का आपका सहयोग है तो चीज़ें आसान हो गई होंगी। बेटे को आप क्या बनाना चाहती हैं या किस क्षेत्र में आपके बेटे का रुझान है? आपका बेटा कितना बड़ा है? हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे। मेरा बेटा अभी 8 साल का है। सितंबर में 9 का हो जाएगा वो। उसका रुझान आईएएस करना है, उसे वो एग्ज़ाम क्रैक करना है। उसका जो अभी से उसका मानना है कि मुझे वहाँ बनना है, वहाँ पहुँचना है माँ। और दूसरा उसका जो कहीं न कहीं रुझान है, जो उसकी बातों से लगता है, जब वो अंतरिक्ष के बारे में पढ़ता है तो उसे एक अलग ही लेवल होता है उसका, एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है जब वो किसी सोलर उस खोज के बारे में पढ़ रहा होता है या किसी नक्षत्र के बारे में, इन चीज़ों के, चंद्रमा ग्रह के बारे में पढ़ रहा होता है, तो उसका लेवल बहुत हाई होता है और उसको उस चीज़ों में उसके पास अपनी बुक पूरा मैं आपको शो करती हूँ। एक बुक का पूरा सेट है उसे जो उसकी पसंदीदा किताबों में शामिल है। अभी मेरे पास ही रखा है ये सेट। उसको ये सबसे फेवरेट है। तो मुझे लगता है वो शायद या तो बड़ा होकर आईएएस करेगा या फिर हो सकता है वो स्पेस रिसर्च में कहीं ना कहीं पहुंचेगा। तो बाकी उसके ऊपर है, वो जो बनना चाहे। मेरा सपोर्ट उसके साथ हमेशा रहेगा। बहुत सारी शुभकामनाएँ बेटे को भी हम सब दुआ करते हैं कि वो जो चाहे वो हासिल करे। जिस तरह से आप लगन से मेहनत कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, वैसे आपका बेटा भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, ऐसी शुभकामनाएँ हैं। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके, आपकी कविताएँ भी बहुत सारगर्भित हैं, बहुत अच्छी कविताएँ हैं, महिलाओं के कहीं न कहीं दिल को छूने वाली और दिल से दिल की जो एक राह होती है या दिल से दिल की एक बात होती है वो बात मुझे आपकी कविताओं में दिख रही है। अ, एक बात पूछना चाहती हूँ जैसे कि कविता एक किताब के लिए होती है, एक कविता जी, होती है मंच के लिए। जी। तो मंचों पर आपको जाना कैसा लगता है या कभी मंच पर बड़े मंचों पर जाना हुआ तो वहाँ का क्या अनुभव रहा? उसके बारे में हम ज़रूर कुछ जानना चाहेंगे। पहले तो मैं प्रदीप सर का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, मैं थोड़ा भूल गई थी अभी। मेरे गुण को कहीं न कहीं निकालने में सबसे पहले सबसे बड़ा योगदान रहा तो प्रदीप सर का रहा है। मैं नॉर्मली पहले फेसबुक पे लिखती थी, अपनी पोस्ट डालती थी। प्रदीप सर ने मेरी वहाँ से पोस्ट उठाई है और उसके बाद मेरी कविताओं को उन्होंने सबसे पहले, अगर किसी ने मुझे पहचाना है मेरे गुण को, तो वो प्रदीप सर ने पहचाना था और अपनी पत्रिका में आगम सूची में उन्होंने ही मुझे सबसे पहले स्थान दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे कई बार, मैंने कुछ गलतियां करी तो उसमें भी उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। मैंने हमेशा उनसे, ये कहते हैं ना, जहां मैं अटक जाती हूँ तो मैं उनसे राय जरूर लेती हूँ। कभी भी मैसेज करती हूँ मैं उनको और उनसे राय लेती हूँ, तो उनका सपोर्ट मेरे लिए हमेशा रहता है। तो प्रदीप सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इतना सपोर्ट करने के लिए। दूसरी चीज कि दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, मैं भूल गई, फिर से रिपीट कीजिए प्लीज। मैं ये पूछ रही थी कि 2 क तरह की कविताएँ होती हैं, एक किताब के लिए होती हैं, एक मंच के लिए होती हैं। तो हाँ, कभी अगर आप मंच पर गई हैं अपनी कविताओं को लेके तो वहाँ का अनुभव कैसा रहा? मंच पर मेरा अनुभव अच्छा रहा है। फर्स्ट टाइम मेरा मंच, मैंने 1 जनवरी 2025 में मैं मंच पर गई हूँ। अभी मुझे 6 महीने ही हुए हैं। उसके बाद लगभग मैंने अ हर महीने 1-2 मैंने किए ही हैं। तो दिल्ली में भी मेरा शो हो चुका है। वो था जश्न सिंदूर, उसकी भी मेरी वीडियो उस पे पड़ी हुई है। बहुत अच्छा अनुभव रहा, पर अभी थोड़ा-सा हेजिटेशन है मेरे अंदर मंच पर जाते समय। तो जो एक बार माइक को देख के धक-धक होती है ना, वो मेरी कंडीशन हो जाती है अभी भी। फिर मैं हाँ, कंट्रोल कर लेती हूँ खुद को। बाकी मेरा अच्छा रहा है अनुभव। मेरा
वो मुझे एक प्रेरणा देता है। लगता है कि माइक जो है वो ये कहते हैं ना कि मंच का और मेरा साथ एज ए प्रेमी प्रेमिका जैसा है। जब सामने आता है तो धड़कन बढ़ जाती है, फिर जब बात होने लगती है तो वो नॉर्मल हो जाते हैं। तो वही कंडीशन मेरी उसके साथ होती है। तो वो थोड़ा सा रहता है, उसको उसकी चाहत भी है और उससे थोड़ा सा डर भी है। तो दोनों चीजें शामिल वाला एक्सपीरियंस रहता है मेरा उसके साथ। बहुत 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 अच्छी बात आपने कही। और प्रेमी का जो एक अलग रिश्ता होता है, और कई बार ऐसा होता है, शुरू शुरू में मेरे साथ भी होता था। माइक देखकर डर लगता था, हाथ कांपते थे, पैर कांपते थे, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। और आपकी भी जो घबराहट है वो जरूर खत्म होगी। अ, कार्यक्रम हम बहुत चरम पर, मतलब कार्यक्रम के माध्यम से पहुंच चुके हैं, और समय भी हमें दस्तक दे रहा है कि अब बहुत ज़्यादा समय हमारे पास है नहीं। लेकिन तमाम दर्शकों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। हमसे जुड़ते हैं आप, इतनी संबल प्रदान करते हैं, यही ऊर्जा है जिसकी वजह से हम ढूंढते रहते हैं किरदार को और लेकर आते हैं आपके साथ। उनसे बात करते हैं, उनके जीवन के बारे में जानते हैं। पूनम जी, आसान कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी कहा, आप अकेली माँ हैं, परवरिश कर रही हैं, सब कुछ अ, थाली में परोसा हुआ नहीं मिलता किसी को, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो संघर्ष भी काफ़ी हुए होंगे। तो क्या आपने संघर्ष के कुछ क्षण हमसे साझा करना चाहेंगी आप? हाँ, ये बात सत्य है कि संघर्ष हर चीज में होता है। जीवन कभी भी इतना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के जीवन अगर हो तो वो जीवन भी नहीं होता। कहते हैं कि हम अगर मुस्कान की अहमियत या उसकी वैल्यू समझ पाते हैं तो इसलिए क्योंकि हम पहले रोए हुए होते हैं, तो हम उसको समझ पाते हैं, हम उसकी कीमत जान पाते हैं। अगर हम रोए ना तो उसकी वैल्यू को हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए संघर्ष मेरा कभी भी आसान नहीं रहा। काफ़ी चीज़ों में मैं शुरू में उसकी परवरिश में भी रात-रात भर जगना, अकेले होकर बच्चे को सँभालना, वो सब चीज़ें थोड़ा-सा मुश्किल होती हैं। फिर जॉब के साथ में बच्चे को देखना, उसको वो प्रॉपर टाइम दे पाना। और कई बार ऐसा होता था कि हम रात में सोए नहीं है और सुबह को हमको जॉब पर भी जाना है और फिर दोपहर को आके ट्यूशन भी पढ़ाने और साथ में बच्चे को भी देखना है, उसको डॉक्टर के पास भी ले जाना है। तो वो मल्टीटास्क जब हो जाते हैं ना ज़िंदगी में तो वो थोड़ा-सा बहुत संघर्षपूर्ण रहता है और ख़ासकर जब बच्चा छोटा होता है, जो समझ नहीं पा रहा, बोल नहीं पा रहा, उस समय ज़्यादा समस्याएँ आती हैं। फिर भी परिवार का मेरे को सपोर्ट बहुत रहा है, उन लोगों ने मुझे काफ़ी हद तक सँभाला है, प्रोटेक्ट किया है। तो उस चीज़ के लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूँगी। तो मुश्किलात से निकलने में उन्होंने हमेशा मुझे सँभाला है, हमेशा मदद की है। महिलाओं के लिए क्या संदेश है आपके पास? महिलाओं के लिए संदेश मैं अपनी कविता के माध्यम से दूँगी। ओ सखी उठ सब भूल अब चलना है तुझे, अनुभव दिए अतीत ने बना पोथी रखना है तुझे। जीवन रुकने का नहीं नाम है बस चलने का, आँखों में अश्कों को हटा लबों पे मुस्काने का, खुलकर उड़ने में है जीवन बंद कमरे में नहीं, वो खुदा तुझ में भी बसा है सिर्फ औरों में नहीं, पाने आजादी को फिर एक बार तड़पना है तुझे, ओ सखी उठ अब भूल सब चलना है तुझे। जर्रे जर्रे में शामिल है मशाल हाथों में, नाम कर्तव्य का है अयस्क सांकल हाथों में, तेरा दिल नर्म होना तेरी कैद का सबब होगा, गर बदला न गया ये सगुफा तो यह बेरहम होगा, नियम बदल डाल अब बेल से पेड़ बनना है तुझे, ओ सखी उठ अब आगे चलना है तुझे, भूल सब चलना है तुझे। क्या अहम बात! है तू, अहम है तू बहुत, ये बात क्यों बेमानी रही, बरी है भरी है आग भी सिर्फ आंखें पनीली ही नहीं, तुझ में भी जज्बात हैं तू सिर्फ एक मूरत ही नहीं, तुझ में भी जान है एक कमसिन जवानी ही नहीं, ढल रही शाम से एक खुशनुमा भोर बनना है तुझे, ओ सखी उठ अब भूल सब चलना है तुझे। बड़ी मासूम है बेजान चीजों में खुश होती है, तोहफों में सजी बर्बादी से बर्बादी पे मगन होती है, घर बसा लेती है जिस्मों के सौदागरों के संग, घर बसा लेती है जिस्मों के सौदागरों के संग, कहने भर के रिश्तों में खोजती है तू अपना रंग, राह के पत्थर ही नहीं गुलाब भी कुचलना है तुझे, ओ सखी उठ भूल सब बढ़ना है तुझे।
बहुत सुंदर कविता के माध्यम से आपने तमाम महिलाओं को संदेश दिया है। वाक़ई अपने आप को पहचानने का समय आ गया है। आप अपनी इच्छाओं का सम्मान करें, खुद का सम्मान करें, तभी दुनिया आपका सम्मान करेगी। बहुत सुंदर रचना पूनम जी, आपके साथ बात करते हुए समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। हमारे दर्शकों के लिए आपके पास क्या संदेश है? उसके बाद हम अपने दर्शकों का अभिवादन करेंगे और इस कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। क्या संदेश देना चाहती हैं आप? बहुत दर्शक हमें देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको सराह भी रहे हैं। दर्शकों के लिए सिर्फ यही है कि अगर आप किसी भी परेशानी में, किसी भी मुसीबत में आते हैं, ऐसा नहीं है किसी पे नहीं आएंगे, हर इंसान पे आती है। बस ये है, एक मैंने कहीं लिखा हुआ पढ़ा था, पहली चीज तो व्यवहार में उस परेशानी को देखना है कि परेशानी जो होती है वो हमेशा एक चम्मच नमक के जैसी होती है। अब उस नमक को आप गिलास में मिलाओगे, आप गिलास बनना है या आपको बाल्टी बनना है या आपको सागर बनना है, ये आपको डिसाइड करना है। अगर गिलास में मिलाओगे तो उस नमक की मात्रा ज्यादा होगी और वो आप पर ज्यादा हावी होगी। बाल्टी में उसका असर थोड़ा कम होगा और सागर में उसका, सॉरी, नदी में उसका असर दिखाई नहीं देगा। तो आप खुद को नदी बनाइए, बड़ा तालाब बनाइए, क्यों गिलास बनाने पे लगे पड़े हैं। और दूसरी चीज कि कई बार मुसीबत में कुछ लोग जो आपसे सवाल करते हैं, उन वो बेशक सवाल बदतमीजी से करें, लेकिन आप अपना जो जवाब दें वो हमेशा मुस्कुरा कर दीजिए, ताकि आपकी शख्सियत वो बंदा हमेशा याद रखे कि मैंने उसके साथ बदतमीजी करी और उसने मुझे मुस्कुरा कर जवाब दिया। बस मेरी तरफ से यही रहेगा। मैं इन दोनों चीजों को मैं भी फॉलो करती हूँ, तो मैं यही कहना चाहूंगी मैं सभी से। बहुत सुंदर संदेश, दोनों महिलाओं के लिए भी संदेश आपका बहुत सुंदर रहा। रचनात्मक संदेश आपने दिया, आपने दर्शकों को भी संदेश दिया। पूनम जी, दर्शकों की ओर से, पूरी टीम की ओर से, हिंदी साहित्य संस्थान की ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह आपकी लेखनी चलती रहे, बहुत सारे कीर्तिमान आप स्थापित करें। हमारे आमंत्रण को आपने स्वीकार किया, हमारे इस कार्यक्रम का आपने आपने आपको हिस्सा बनाया। आपका बहुत बहुत आभार हम व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने मुझे आमंत्रित किया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप सब लोगों से जुड़कर, आप सब लोगों के आशीर्वाद से मुझे एक नई प्रेरणा मिलती है कि हाँ, मुझे, मैं अच्छी राह पर हूँ और मुझे इस पर आगे और बढ़ना है। तो आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका ये प्रेम मुझे मिलता रहे, बस ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी। हम फिर मिलते हैं, फिर कभी मिलते हैं। बिल्कुल हम मिलेंगे। दुनिया गोल है और दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं, कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब आसान है। राहें चुनना हमारा काम है। अगली बार किरदार ज़िंदगी में एक नए किरदार के साथ, एक नई शख्सियत के साथ तमाम सुधी श्रोताओं का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ। अगली बार शाम को 7 बजे फिर मिलते हैं बुधवार को किरदार ज़िंदगी में, और परिचर्चा शाम 7 बजे रविवार। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।